नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि बूथों पर बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच हो। इस मुद्दे पर अब सपा नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी चुनाव में हिंदू और मुस्लिम करना चाहती है। इस पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने भी जवाब दिया है। माधवी लता ने हैदराबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर जाकर मुस्लिम महिला मतदाताओं का बुर्का हटाकर उनके आईडी चेक की थी। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की वोटर आईडी भी चेक की थी। इस मामले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। माधवी लता ने ओवैसी पर बोगस वोट के जीतने का आरोप भी लगाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ओवैसी के पास 20,000 बोगस वोट है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के बयान का स्वागत किया है, जिन्होंने कहा था कि लोकसभा नतीजों की घोषणा के बाद बीआरएस के 25 विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर लगते हैं और ये एक अच्छा संकेत है कि भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं। भाजपा नेता देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने में प्रोफेसर हैं। भाजपा तेलंगाना में चाहे कितनी भी साजिश कर ले, कांग्रेस सरकार को गिराने की कोई संभावना नहीं है और रेवंत रेड्डी 5 साल तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा दोबारा केंद्र में सत्ता में नहीं आएगी और भाजपा नेताओं को पहले ही जमीनी हकीकत का एहसास हो गया है, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने कहा, लोगों के मूड को समझते हुए भाजपा नेता हर दिन अपनी भाषा बदल रहे हैं और परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता लंका दिनाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित संकल्प भारत के दृष्टिकोण ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। उन्होंने स्वच्छ भारत के माध्यम से लगभग 100% शौचालयों का निर्माण करने, महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा है और पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए गए 5 करोड़ घरों में से 70% महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया है। गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीब महिलाओं की बचत बढ़ी है। गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर ने उन्हें धुएं के संपर्क से बचाया है। लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लाखपति बनाया गया है और मुस्लिम महिलाओं को आवश्यक समर्थन देने के लिए 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया। जहाँ 50 करोड़ जन धन खाता धारकों के खातों में 39 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है, वहीं 60% धनराशि गरीब महिलाओं लाभार्थियों को दी गई है। राहुल गांधी द्वारा आरएसएस की आलोचना का जिक्र करते हुए दिनाकर ने बताया कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएसएस और वीर सावरकर की प्रशंसा की थी। दिनकर ने कहा कि आरएसएस हमेशा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और महिलाओं को आदि शक्ति के रूप में मानता है। मंत्री बोच्चा सत्यनारायण ने विश्वास जताया कि वाईएसआरसीपी सत्ता में वापस आएगी और वाईएस जगन मोहन रेड्डी 9 जून को विशाखापट्टनम में फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यहां मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने कहा कि 13 मई को मतदान के दिन राज्य भर में ईवीएम तोड़ने की 17 घटनाएं हुई और उनमें से 8 वाईएसआरसीपी से जुड़ी थीं, लेकिन चुनाव आयोग अन्य 9 घटनाओं पर चुप था। क्या वे टीडीपी और जनसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिबंध हैं? उन्होंने कहा कि उन घटनाओं के लिए जानबूझकर वाईएसआरसीपी को जिम्मेदार ठहराया गया और पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार और जगन मोहन रेड्डी प्रशासन ने आम आदमी को उनके जीवन में विकास करने में बहुत मदद की है। हमने लोगों की जरूरतों के अनुसार राज्य पर शासन किया। हमने पिछले 5 वर्षों में समाज के लोगों की सभी जरूरतों को पूरा किया। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। केरल में लगातार हो रही भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और शनिवार को भी राज्य में लगातार बारिश के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तटीय अलापुक्षा जिले के कुट्टनाड के निचले इलाकों में स्थिर घरों, स्कूलों, दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने से कई स्थानों पर वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा हो गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को बेंगलुरु जल आपूर्ति और नागरिक अधिकारियों को शहर में पानी पीने की गुणवत्ता का तुरंत परीक्षण करने और उसे ठीक करने का निर्देश दिया। यह राज्य के जल प्रदूषण के कई मामले और हैजा के भी कई मामले सामने आने के बाद ऐसा कदम उठाया गया है।
डीके शिव कुमार, जो बेंगलुरु शहर विकास मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखकर शहर के निवासियों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री ने दोनों शीर्ष अधिकारियों को निर्देशों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। गुरुवार को डीके शिव कुमार ने घोषणा की कि जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए बेंगलुरु सहित राज्य भर में पीने के पानी का प्रदूषण परीक्षण किया जाएगा। बारिश के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में पीने के पानी के दूषित होने की खबरें आई है। इससे हैजा और अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा है, इसलिए हमने अधिकारियों को राज्य भर में प्रशिक्षण करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया, जिसके एक दिन बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि फरार हसन सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट जब्त करने का राज्य सरकार का अनुरोध 21 मई को ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने जानना चाहा कि अप्रैल में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक पत्र का क्या हुआ, जिसमें निलंबित जेडीएस नेता का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मंत्रालय को 21 मई को ही पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध मिला था। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, मैंने भी मीडिया रिपोर्ट देखी। अगर एस जयशंकर ने ऐसा कहा तो इसका मतलब है कि पीएमओ ने विदेश मंत्रालय को इसी जानकारी नहीं दी। परमेश्वर ने पूछा कि मुख्यमंत्री ने अप्रैल में ही पत्र लिखा था और विदेश मंत्री का कहना है कि उन्हें यह 21 मई को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र का क्या हुआ? क्या इसे वह मूल्य नहीं मिलना चाहिए जिसका यह हकदार था? क्या पीएमओ ने विदेश मंत्रालय को सूचित नहीं किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मुल्लाई पेरियार में एक नया बांध बनाने के लिए अध्ययन करने के केरल के प्रस्ताव का विरोध किया, जो पड़ोसी राज्यों के बीच वर्षों से चल रहे विवाद का मामला है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में स्टालिन ने 28 मई को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में केंद्र के प्रस्ताव को शामिल करने पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि हितधारकों द्वारा मुल्लापेरियार जलाशय मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्टालिन ने आगे लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुल्लाई पेरियार में मौजूदा बांध को ध्वस्त करने के बाद एक नए बांध के निर्माण के लिए अध्ययन करने के केरल के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के विचार पर तमिलनाडु सरकार की कड़ी आपत्ति व्यक्त करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए केरल का प्रस्ताव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ है और कहा, मौजूदा बांध को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा सभी पहलुओं में बार-बार सुरक्षित पाया गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।